जय माता दी। हमारे इस वीडियो में हम आपको लेके जाने वाले हैं श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पे। और यदि आप भी आगे आने वाले समय में श्री माता वैष्णो देवी की यात्रा पे जाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके बहुत ही ज्यादा काम आने वाला है। बिकॉज हमारी इस वीडियो में हमने आपको इस यात्रा से जुड़ी हुई छोटी से छोटी जानकारी दी है, इसीलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए माता रानी का नाम लेके हम अपनी इस यात्रा को शुरू करते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग भी नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, पूछिए क्या ये जय माता दी। तो माता वैष्णो देवी की यात्रा करने के लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब पहले तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पर्चियों के थ्रू होता था, आपको वहाँ पे अपना आधार कार्ड लेके जाना होता था एंड कुछ उनको डिटेल्स बतानी होती थी और आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता था। पर अब ऐसा नहीं होता है, अब बस वो आपका नाम पूछेंगे और आपका एड्रेस पूछेंगे और फिर आपको मिल जाएगा ये एक RFI कार्ड, जो कि बिल्कुल ID कार्ड की तरह है और इसको ही हमें अपने गले में डाल के पूरी यात्रा करनी होगी। और आप अपनी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कई जगह करा सकते हैं। कटरा में आप कटरा के रेलवे स्टेशन पे भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, यहाँ के बस अड्डे पे भी अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और ये जो मुख्य द्वार है जहाँ से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू होती है, वहाँ से भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लो भाई फाइनली पहुँच गया, अब अपनी यात्रा यहाँ से शुरू होगी। जी हाँ, यही है वो द्वार जहाँ से आपकी माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू होती है। और यात्रा शुरू करने से पहले यहाँ पे आपकी और आपके पूरे सामान की होती है कंप्लीट चेकिंग। आप कोई भी उल्टी सीधी चीज माता वैष्णो देवी की यात्रा में नहीं ले जा सकते हैं। चेक पोस्ट से अपनी चेकिंग करा के निकलेंगे, वैसे ही आपकी यात्रा शुरू हो जाएगी। एंड यात्रा के शुरुआत में ना आपको ऐसा लगेगा कि सच में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, बट आगे चल के इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं रह जाती है। शुरुआत में ही आपको ज़्यादा भीड़ देखने को मिलेगी। जब आप चढ़ाई करना शुरू करेंगे, मुश्किल से मुश्किल 100 मीटर आप आगे आएंगे तो आपको यहाँ पे पालकी एंड पिट्ठू बुक करने के लिए काउंटर मिल जाएगा, आप यहीं से बुक कर सकते हैं, जिसका किराया कुछ इस प्रकार से है। अब ये फोटोज मैंने खासकर आप लोगों के लिए बनाई है जिससे कि आपको आसानी हो पिट्ठू और खच्चर का किराया समझने के लिए। बिकॉज यहाँ पे ना किराया अलग अलग है, जैसे कि अर्धकुमारी से भवन तक का अलग है, यहाँ से अर्धकुमारी तक का अलग है, तो इससे आपको आसानी होगी किराया समझने के लिए। तो हम अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं करीबन 10 बजे तरफ। और जैसे ही हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हमें दर्शन होते हैं बाण गंगा के। और ऐसा कहा जाता है कि यात्रा शुरू करने से पहले आपको यहीं बाण गंगा में स्नान करना चाहिए, उसके बाद ही यात्रा को शुरू करना चाहिए। क्योंकि बाण गंगा ना सच में बहुत ही ज्यादा पवित्र है, और पवित्र हो भी क्यों ना, क्योंकि माँ वैष्णो देवी ने ही बाण गंगा को यहाँ पे प्रकट किया था। जिसकी कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार ना हनुमान जी को बहुत ही जोरों की प्यास लगती है, पर यहाँ पर कहीं भी पीने लायक पानी नहीं था। तो ये बात वो माँ वैष्णो देवी को बताते हैं और फिर माँ वैष्णो देवी पर्वत पे कहीं बाण चला के बाण गंगा को इस धरती लोक पे लाती हैं। तो इसीलिए इस जगह को इतना ज्यादा पवित्र माना जाता है। और यहीं पे ना बाण गंगा का बहुत ही पुराना मंदिर भी बना है, तो यहाँ पर भी माता रानी के दर्शन जरूर करिएगा और फिर उसके बाद अपनी आगे की यात्रा को कंटिन्यू करिएगा। अब बाण गंगा से जैसे ही आप 1-1.5 किलोमीटर की चढ़ाई करके आएंगे, तब आपको देखने को मिलेगा ये चरण पादुका मंदिर। और इस मंदिर में आपको माँ वैष्णो देवी के चरणों के साक्षात दर्शन होंगे। इस जगह की कहानी कुछ इस प्रकार से है। जब भैरवनाथ माता रानी का पीछा कर रहा था, तो माता रानी यहीं पे मुड़ के देखती हैं कि भैरव कहाँ पे है। और जिस स्थान पे माता रानी मुड़ के भैरव को देखती हैं, उसी स्थान पे माता रानी के पैरों के निशान बन गए थे, जिसके दर्शन आपको इस मंदिर में होंगे। तो माता रानी के चरणों के दर्शन जरूर करिएगा। दरबारा वाली
स्टार्ट करे हुए ऑलमोस्टली हमें 1 घंटा तक हुआ होगा एंड बस कुछ ही देर में 20 मिनट के अंदर हम अर्ध कुमारी पहुंच जाएंगे। देखो भाई, माता वैष्णो देवी की यात्रा हो गया और जितनी भी ऊंची ऊंची यात्रा है ना, जैसे कि केदारनाथ हो गया, अमरनाथ हो गया, इनकी यात्रा करने के लिए ना कुछ स्ट्रेटजी होती है। सबसे पहली स्ट्रेटजी तो ये है कि जितना लाइट वेट हो सके उतना लाइट वेट चलो, बहुत कम सामान लेकर चलो। जैसे कि एक बैग है भैया के पास, उसमें कुछ भी नहीं है, बस समझ लो बस बॉटल वॉटल पड़ी हो, खाली है बैग पूरा, ठीक है। और दूसरे नंबर की है बिल्कुल धीमे धीमे चलो, बिल्कुल धीमे धीमे चलो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पूरी दम लगाई डाल दो, बिल्कुल आराम से चलो। एंड तीसरी लास्ट बट नॉट लीस्ट, बी हाइड्रेटेड। आप जितनी भी यात्रा करें अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, पानी पीते रहें। और ऐसा नहीं कि पूरा पूरा भाई ग्लास और बोतल पर पानी पी जा रहे हैं, इतना पानी भी नहीं सही है। घूंट घूंट पर पानी पियो, जिससे कि तुम्हारी बॉडी के अंदर से जो पसीना निकल रहा है ना, उतना पानी आता है, बस इतना ही पियो, ज़रूरत से ज़्यादा पानी भी मत पियो, वरना दिक्कत होगी। क्योंकि तुम ऊंचाई पे आ गए हो ना, जैसे कि देखो अभी ना हम लोग बहुत ऊंचाई पे, कटरा लिटरली इतना छोटा सा दिख रहा है पूरा। तो 1.5 घंटे के अंदर 5.5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई करके फाइनली हम पहुंचने वाले होते हैं कुछ ही देर में अर्ध कुमारी। और अर्ध कुमारी से कुछ ही पहले आपको दिखने वाला है इंद्रप्रस्थ भोजनालय, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से चलाया जाता है। एंड यहाँ पे खाने का रेट ना बहुत ही ज्यादा रीजनेबल है और उसी के साथ साथ खाने की क्वालिटी भी बहुत ही ज्यादा अच्छी है। तो आप यहाँ पे आराम से खाना खा सकते हैं। हमने चढ़ाई शुरू करी थी 10 बजे और अभी बजने जा रहा है 11:30 एंड फाइनली हम पहुंच चुके हैं अर्ध कुमारी के पास। यहाँ से अर्ध कुमारी सिर्फ और सिर्फ 500 मीटर बचा हुआ है एंड भवन यहाँ से 5.5 किलोमीटर बचा हुआ है। तो फाइनली 2 घंटे का ट्रैक करने के बाद हम पहुंच गए थे अर्ध कुमारी की तरफ। अब एक रास्ता जाता है यहाँ से अर्ध कुमारी के लिए और दूसरा रास्ता जाता है भवन की तरफ। और ये जो अर्ध कुमारी है ना, इसको गर्भ जून भी कहते हैं, बिकॉज इसी जगह पे माता रानी ने 9 महीने रुक के तपस्या करी थी। एंड अगर आपको यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने तो आपको छोटा सा रजिस्ट्रेशन टाइप का करवाना होता है एंड फिर वो आपको एक अपॉइंटमेंट टाइप का दे देते हैं कि इतनी देर बाद आपको माता रानी के दर्शन होंगे। और मेरे एक्सपीरियंस से अब तक मैं जितनी बार भी गया हूँ तो 1 दिन से 2 दिन तक का तो वेटिंग टाइम होता ही होता है। मतलब अगर आप आए हैं, आपने अपना रजिस्ट्रेशन कराया तो 1 से 2 दिन बाद ही आपको माता रानी के दर्शन होंगे। इसीलिए भैया अगर आपको यहाँ पे माता रानी के दर्शन करने हैं तो फिर रजिस्ट्रेशन कराइएगा, आराम से बैठिएगा, तभी आपको माता रानी के दर्शन हो जाएंगे। और बाकी इस जगह के लिए एक और चीज कही जाती है कि इस जगह पे ना आपको अपने पूरे जीवन काल में सिर्फ एक ही बार माता रानी के दर्शन करने चाहिए। वो इस वजह से बिकॉज इसका नाम ही गर्भ जून है। मतलब समझ लो ये एक गर्भ की तरह है। जैसे कि एक बच्चा अपने माँ के गर्भ में सिर्फ 9 महीने तक रहता है और आ जाता है दुनिया में, उसके बाद फिर से वापस गर्भ में नहीं जाता, तो उसी तरह से इसको भी माता रानी का गर्भ कहा जाता है। तो आप अर्ध कुमारी में दर्शन करना चाहते हैं तो आराम से अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा और आप चले जाइएगा भवन में माता रानी के दर्शन करने के लिए और आगे भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। एंड वापस आके अर्ध कुमारी में आप आराम से बैठिएगा, फिर दर्शन करिएगा। अगर आप करना चाहें तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। फिलहाल माता रानी का जयकारा लगा के हम बढ़ चलते हैं भवन की तरफ। और अगर इतनी यात्रा करने में आपके पैर बहुत ही ज्यादा थक गए हैं, आप आगे की यात्रा करने में असमर्थ हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हैं टैक्सी, जो कि आपको लेके जाती है सीधे भवन की तरफ, जिसका किराया आपको 354 रुपीज पड़ेगा। एंड मेरी माने तो आप यहाँ की बुकिंग पहले से ही ऑनलाइन करके रखिएगा, उससे आपको बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। अब वैसे मिल तो यहाँ पे ऑफलाइन टिकट भी जाती हैं। तो जैसे आप अर्ध कुमारी से बढ़ेंगे, यहाँ पे जो लोग टैक्सी करके जाना चाहें टैक्सी करके जा सकते हैं, जो कि सारी इलेक्ट्रिक हैं, यहाँ पे खड़ी हुई हैं। तो यहाँ पे ना वेटिंग होती है, आपको बैठा दिया जाएगा, जब आपका नंबर आएगा तब आप जाएंगे ऊपर तक। और जैसे ही आप थोड़ा टैक्सी स्टैंड से आगे बढ़ेंगे, वैसे ही आपको यहाँ से भवन तक के लिए 2 रास्ते दिखेंगे। एक तो ये है नया ताराकोट मार्ग, जो कि अभी कुछ ही दिनों पहले बनाया गया है। एंड इस रास्ते में आपको सारी की सारी फैसिलिटीज मिलेंगी और साथ में श्राइन बोर्ड की तरफ से यहाँ पे 24 घंटे मुफ्त भंडारा भी कराया जाता है। और इसी के साइड में ये रहा पुराना वाला मार्ग, जिससे ज्यादातर लोग जाते हैं। नए वाले पे अभी ना बहुत ही कम लोग जाते हैं एंड हम भी पुराने वाले मार्ग से ही जाएंगे। बट इस मार्ग पे ना आपको भंडारा नहीं मिलेगा, तो अगर आप भंडारे का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप ताराकोट वाले मार्ग से ही जाइएगा। हाँ तो भाई, जिस व्यू को मैं तुम लोग को उतनी देर से दिखाना चाह रहा था बट नहीं दिखा पा रहा था, बट अब मेरे को वो फाइनली व्यू दिख गया है अच्छे से। एंड जरा ये चेक करें कितना ज़्यादा प्यारा लग। जैसे जैसे करके हम भवन के और नज़दीक होते जा रहे थे, वैसे मौसम भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होता जा रहा था।
सिर्फ और सिर्फ 1 किलोमीटर यहाँ से बचा हुआ है, 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है। भाई फाइनली हम भवन के पास पहुंच चुके हैं और देखो मौसम बहुत ही अच्छा है, बाकी यहाँ पे काफी सारे श्रद्धालु भी हैं। तो अब हम चलते हैं लॉकर रूम में अपना सामान रखते हैं। हमने प्रसाद नीचे नहीं लिया था, हम लेंगे प्रसाद ऊपर ही। जब आप एंटर करेंगे ना तुरंत आपको यहाँ पर ये प्रसाद वाली दुकान मिल जाएगी, तो आप यहीं से प्रसाद लें। आगे अगर आप लेंगे ना तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा लंबी लाइन लगती है, वहाँ बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसी वाली पे ले लेना, इसमें हमेशा छोटी लाइन लगी होती है प्रसाद के लिए। एंड भैया जी हमने ना 10 बजे चढ़ाई शुरू करी थी एंड अभी ना 1 बजने जा रहा है एंड फाइनली हम 3 घंटे के अंदर ऊपर भवन में पहुंच गए हैं। तो भाई हम यहाँ पे पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे रेट लिस्ट कुछ ऐसी है। एक है 50 वाला जिसमें नारियल नहीं होता है एंड एक है 100 वाला जिसमें नारियल भी होता है। तो बस अभी लेते हैं सर्व सोने दी तेरी आरती बनावा, सर्व सोने दी तेरे। भाई हमने 100 वाले 2 ले लिए हैं, इसमें प्रसाद भी है साथ में इसके अंदर नारियल भी है। 50 वाले में आपको नारियल नहीं मिलेगा। हमेशा ध्यान रखना जब भी यहाँ पे आना पहली वाली दुकान से प्रसाद लेना, बिकॉज आगे वाली पे ना बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है एंड तुम्हारा टाइम वहाँ पे वेस्ट ही होगा। इससे अच्छा है जल्दी से यहाँ पे प्रसाद लेके वहाँ लाइन में लग जाना, तो माता रानी के दर्शन तुम्हें आराम से हो जाएंगे, जल्दी हो जाएंगे। बाकी जरा आप ये व्यू चेक करें, कितना प्यारा व्यू हो रखा है यार यहाँ पे। जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा, जुग जुग जीवे तेरा जम्मुए दराजा, जिस तेरा पवन बनाया मंदिर विच आरती जय मां पवना वाली आरती तो वहाँ पे काफी सारे क्लॉक रूम बने हुए हैं। आप वहाँ पे जाके अपना सामान आराम से रख सकते हैं, अपनी जूते उतार सकते हैं, फिर आप माता रानी के दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। तो हम अपने शूज वहाँ पे उतारते हैं और फिर चले जाते हैं माता रानी के दर्शन करने के लिए। आप भी माता रानी के पिंडी रूप के दर्शन इस ब्लॉग में कर लीजिए। मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी मैया तेरी आरती बनावा, काहे दी पावा विच पाती मंदिर विच आरती जय मां सुहे चोलिया वाली। जय माता दी। तो फाइनली हमने यहाँ पे आके क्लॉक रूम में अपना सारा का सारा सामान जमा किया। बैग, फोन, अंदर भवन में कुछ भी नहीं जाता है। अगर आप बेल्ट भी पहन के आएंगे ना तो आप अपनी बेल्ट भी रख के जाइएगा, वरना आपको वहाँ से वापस कर दिया जाएगा। तो फिर हमने अपना सारा सामान रख के गए और फिर माता रानी के दर्शन करे और हमको ना यहाँ पे माता रानी की बहुत ही ज्यादा अच्छे से दर्शन हुए। माता रानी के दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं भैरव बाबा के रास्ते पे और अब हम भैरव बाबा के लिए चल चुके हैं, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर है। लेकिन भाई इनकी 2 किलोमीटर की चढ़ाई ना पूरे वैष्णो देवी का ट्रक जो करके आए हैं उनके बराबर की है, बिकॉज बहुत ही ज्यादा खड़ी चढ़ाई है। तुम लोग देख सकते हो बिल्कुल जो है सीधी खड़ी चढ़ाई है यार। वैसे यार अब भैरव बाबा के लिए उड़न खटोले भी चल गए हैं, अगर आप उससे जाना चाहें तो आप उससे भी जा सकते हैं। लेकिन भाई मेरे हिसाब से पैदल जाना सबसे बेस्ट रहता है। भगवान ने तुमको पैर दिए हैं, अगर तुम चलने में समर्थ हो तो पैदल ही जाओ। पर अगर आपको चलने में थोड़ी सी भी दिक्कत है तो ज़रूर आप रोपवे या फिर खच्चर का साधन लीजिएगा, बिकॉज भैरव बाबा की तक की चढ़ाई ना सच में बहुत ही ज़्यादा कठिन है। कहने को तो ये मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर की है, पर इसको चढ़ने में ना सच में हालत ख़राब हो जाती है यार।
हूँ, जब सर्दियाँ शुरू होती है ना तब ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है। भैरव बाबा में बर्फ़ गिरती है एंड ये जो पूरा रास्ता है ना बर्फ़ से ढक जाता है। तो एक बार सर्दियों में ज़रूर माता रानी के दर्शन करने को आइएगा जब यहाँ बर्फ़ गिरती है। न्यूज़ में हर जगह आ ही जाता है, तो तब आइएगा। तो फाइनली 1.5 घंटे की खड़ी चढ़ाई करने के बाद 3:30 बजे हम पहुंच जाते हैं भैरव बाबा के पास। और यहाँ पे भैरव बाबा के पास चढ़ाने के लिए प्रसाद के काउंटर लगे हुए हैं, तो आप ऊपर ही यहाँ के लिए प्रसाद ले सकते हैं। एंड यहाँ पे ना सच में बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, बिकॉज यहाँ से ना बहुत ही अच्छा व्यू आता है, तभी लोग यहाँ पे आराम से रुकते हैं, फोटो खिंचाते हैं, आराम करते हैं। बट फिलहाल जल्दी से हम अपना सामान रख के चले जाते हैं भैरव बाबा के दर्शन करने के लिए। एंड आप भी भैरव बाबा के दर्शन कर लीजिए। फाइनली हमने यहाँ पे भैरव बाबा के भी दर्शन कर लिए, जो कि हमें बहुत ही आराम से हुए। यहाँ पे वैष्णो देवी आए तो जरूर ट्राई करिएगा कि भैरव बाबा भी आए, बिकॉज भैरव बाबा के दर्शन करने जरूरी होते हैं। इसीलिए भैया भैरव बाबा के दर्शन जरूर करना अगर वैष्णो देवी आना। और अगर आप सर्दियों में आएंगे तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ आपको स्नोफॉल भी देखने को मिलेगा। तो अगर आपको भैरव बाबा के दर्शन करने हैं ना, तो आपको इसी लाइन में लगना होगा और ऊपर जाके यहाँ पे दर्शन होंगे। अब बाकी हमने तो फिलहाल दर्शन कर लिए और अब हम नीचे उतरना शुरू कर रहे हैं। नीचे उतरने का वो भी रास्ता है जिससे हम आए, बट हम उससे नहीं जाएंगे। इधर से एक रास्ता जाता है, हम उससे जाएंगे, जो कि हमें अर्धकुमारी में जो कि हमें डायरेक्ट नीचे अर्धकुमारी के पास निकालेगा, तो हमें आसानी भी होगी। तो अब चलिए इस वाले रास्ते से चलते हैं वापस। अब इस पॉइंट पे लिटरली मैं बहुत ही ज़्यादा थक गया था, मेरी बॉडी बहुत ही ज़्यादा थक गई थी, मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा थक गए थे, लेकिन शायद मेरी आत्मा नहीं थकी थी, क्योंकि माता वैष्णो देवी का धाम एक ऐसा धाम है जहाँ के आप अपने सारे दुख दर्द पीड़ा भूल जाते हैं। और माता रानी के दर्शन करने के बाद आपके अंदर एक ऐसी ऊर्जा उत्पन्न होती है ना, जिसको मैं सच में बयां भी नहीं कर सकता अपने शब्दों से। इसीलिए आप भी अगर अपने सारे दुख दर्दों को मिटाना चाहते हैं, इस अनमोल और अतुल्य ऊर्जा को महसूस करना चाहते हैं, तो बस आप भी मन ही मन में माता रानी से दुआ करें कि जल्दी ही माता रानी हमें अपना बुलावा भेजें और आप भी माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आएं। अपना RFI कार्ड जमा करके एग्जिट गेट से हम निकल आते हैं बाहर की तरफ। सो भाई फाइनली यहाँ पे हमारी यात्रा समाप्त होती है। होपफुली आप लोगों को वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा एंड आपको भी यात्रा पूरी पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे हम आपसे जल्दी ही ऐसी और ट्रैवलिंग और एक्सप्लोरिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।